कल हमने कोर्स की बात की थी, एक है वेस्टर्न थॉट, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न थिंकर्स हैं प्लस मुस्लिम थिंकर्स हैं, इनके ऊपर सवाल आते हैं बेसिकली 4 और करने होते हैं 2। देन बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सेक्शन है जिसमें स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के बारे में टॉपिक्स होते हैं, उस पर सवाल आते हैं 3 और हमने 2 करने होते हैं। देन पेपर 2 में जब जाते हैं तो उसमें यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, उन कॉन्स्टिट्यूशंस पे सवाल होते हैं 2, 1 करना होता है। और फिर उसके बाद अगला जो सेक्शन होता है उसके अंदर डेवलपिंग स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे जब टर्की है, जैसे इंडिया है, टर्की है, मलेशिया है, ईरान है, चाइना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल इश्यूज, और पाकिस्तान की बनाने में 3 पर्सनैलिटीज का जो रोल है, जिन्ना, इकबाल एंड सर सैयद, वो है। और फिर प्लस एक कोल्ड वॉर पे टॉपिक है, और एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इन सबको मिलाकर 5 सवाल होते हैं और 3 करने होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ये आप जाएंगे तो सिलेबस में लिखा भी हुआ है सारे का सारा। इन पे सोर्सेज और कुछ बुक्स भी मैंने रिकमेंड की हुई हैं, वो बुक में से साथ में शेयर भी करनी है। मैं भूल गया था जवेरिया, आपने थैंक यू फॉर रिमाइंड करवा दिया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जी मैं अभी आपको शेयर भी करवा दूँ बुक्स वाले से, तो वो बुक्स मैं आपको खुद शेयर कर दूंगा। जी, जो कल बच्चे थे उनको बता दिया हुआ है। मैं वेरी ब्रीफली 2-3 मिनट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, ताकि जो कल नहीं थे और जो बच्चे थे उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे नहीं थे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया था प्लेटो से, 427 to 347 BC। यस, प्लेटो की थोड़ा डिस्क्रिप्शन लाइफ तो आप जरा पढ़ लीजिएगा, वैसे भी किसी जगह से लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट किताब का नाम याद रखना है, वो है रिपब्लिक। वैसे 3 किताबें हैं लिखी उसने, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है रिपब्लिक। प्लेटो पे सवाल आता है यूजुअली उसका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, और उसने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दी थी। उसके पीछे 2 बड़े फैक्टर्स थे। देयर वर 2 रीजंस व्हाई ही गेव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। 1, इसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जल्दी से कोई बता दे यहां पे जो लोग कल मौजूद थे, जल्दी से। 1, यस, फायदा द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, डेथ तो नहीं कहेंगे, एग्जीक्यूशन कहेंगे। उसका जो टीचर था प्लेटो का, जिसको हम सोक्रेटिस कहते हैं, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द एथेंस, और एथेंस के अंदर थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहा था, और उस क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे उसको एग्जीक्यूट किया गया स्टेट की तरफ से। So Plato became disillusioned with a system that killed his teacher because he was criticizing a particular system, और उसके उस बात पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो प्लेटो ने हथियार नहीं उठाए स्टेट के खिलाफ, उसने कलम उठाया, एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ बैड सिस्टम, देन व्हाट इज अ गुड सिस्टम? He then produced the theory of ideal state. He developed the ideal state because he was disillusioned by the atrocities committed by direct democracy by Athens. दूसरी वजह थी दी पेलोपोनेशियन वॉर, जो आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। पेलोपोनेशियन वॉर हुई, एक वॉर हुई एथेंस की स्पार्टा के साथ। एथेंस लॉस्ट द वॉर, स्पार्टा won the war. So Plato found another reason to criticize the Athens direct democracy. उसको लगा ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, it could not protect Athens from Sparta. Sparta was a dictatorship, Athens was a democracy. So he criticized the Athenian system that it's a bad system because it could not defend Athens. If it is a bad system, what is the good system? The ideal state. Ideal state की देने की वजह, ये 2 वजह बनी। अब फिर हमने थ्योरी स्टार्ट की, वी स्टार्टेड विद थ्योरी,
And in 1 minute, Plato's theory of ideal state begins with his concept of justice. Plato कहता है that justice is the foundation of the state, ideal state. Ideal state होगी, उसकी foundation होगी justice. अब justice का concept क्या है? Let's see. उसने कहा जी justice का concept ये है, उसको understand करने के लिए हमें understand करना पड़ेगा humans को, जैसा साथ में लिखा tripartite nature of the soul. उसने कहा इंसान जो है उसके अंदर 3 बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं. इंसान की सोल के अंदर 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं. लस्ट होती है, डिजायर होती है, नहीं लस्ट और डिजायर एक ही है उस्मान. लस्ट या डिजायर, करेज और साथ में रीजन या विजडम. करेज को हम स्पिरिट भी कहते हैं. लस्ट, करेज एंड विजडम, ये 3 होती हैं इंस्टिंक्ट्स, और यही हर इंसान में मौजूद होती हैं. बट एक कोई ऐसी होती है इंस्टिंक्ट जो डोमिनेट होती है. कोई एक इंस्टिंक्ट ऐसी है जो कि इंसान को, उसकी सोल को डोमिनेट कर रही होती है. कुछ में लस्ट होती है, कुछ में करेज होता है, और कुछ में जो है वो विजडम होती है. उसने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है उनके अंदर होती है लस्ट डोमिनेंट, और उससे कम लोग होते हैं जिनमें करेज डोमिनेंट, और लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर दोज इन विच विजडम इज डोमिनेंट. सो मेजॉरिटी लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग करेजियस होते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो कि अक्लमंद लोग होते हैं. सो ही सेज कि अगर इंसानों को, माशरे में 3 तरह के इंसान होते हैं, जो बेवकूफ, अक्लमंद, नहीं बेवकूफ नहीं, अक्लमंद, लालची, और साथ में तीसरे जो हैं वो ब्रेव लोग, करेजियस लोग. तो वो कहता है इन तीनों लोगों को उनकी इंस्टिंक्ट के हिसाब से अगर वर्क दिया जाए स्टेट के अंदर, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. जिनमें लालच है उन्हें आर्टिजन बना दें, हाथ से काम करने वाला बना दें, और फिर दूसरे वो लोग जिनमें करेज है उनको मिलिट्री में भेज दें, और जिनमें विजडम है उन्हें भिजवा दें, आप रूलर बना दें. ये 3 तरह का काम करा दें. तो दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद देम जी. ये 3 क्लासेस बन जाएंगी, मिलिट्री वाले लोग, आर्टिजन लोग, और विजडम वाले लोग, ये रूलर जो हैं, और हर एक में एक इंस्टिंक्ट डोमिनेट है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल will be workers, some will join military, very few will become rulers. जब very few will become rulers तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी. So he rejected democracy because most of the people are lustful, are courageous, but they lack wisdom. आसान लफ्ज़ों में अब ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, प्लेटो की आइडियल स्टेट में, ये पेपर में लिखिएगा नहीं, मार्शल लॉ हो सकता है? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है? जो सोल्जर्स हैं उनमें विजडम नहीं होती. ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा. अच्छा मुझे कुछ ना कहिएगा. ही सेड मिलिट्री, उसके अल्फाज हैं, जो लोग मिलिट्री में जाएंगे उनके, हमारे मॉडर्न दौर की बात नहीं कर रहा प्लीज. दे हैव करेज बट दे हैव नॉट विजडम. जो ये नहीं कि वो मिलिट्री में है तो विजडम नहीं है, बल्कि उनमें विजडम नहीं है तो मिलिट्री में, वो ये कह रहा है. और जिनमें जो रूलर्स हैं दे हैव द विजडम. ये उसने कहा ऐसा होना चाहिए. उसने कहा दिस शुड हैपन, है नहीं, होना चाहिए, ये वो कह रहा था. बट ये जस्टिस है जी. जो लोग नहीं आए थे कल, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने कोशिश की जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूं. बट अगला सवाल ये था, हमने जस्टिस तो देख लिया, थोड़ी सी समझ आइए बच्चों को जो लोग कल नहीं थे, थोड़ा सा आइडिया मैंने कोशिश की उसको. ओके नाउ इसको पढ़ेंगे, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा. पॉइंट इज, ये तो उसने कहा ऐसा होना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसमें जो इंस्टिंक्ट डोमिनेंट हो उसको वो रोल प्ले करना चाहिए. सवाल ये है, यस एग्जैक्टली, उमर ने एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक डिफाइन किया. इफ पीपल प्ले रोल अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट, इट्स कॉल्ड जस्टिस. मैंने बुक्स जो रिकमेंड किए हैं जी, वो मैं आपको रीडिंग शेयर करूंगा. नोट्स नहीं है, बुक्स हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ. फातिमा डोंट नीड टू वरी, आगे बहुत आसान है, ये अभी आपको बहुत आसान लगेगी. अच्छा एक प्लीज सुन लें, जो लोग कल नहीं थे, हमारा पैटर्न ये होगा. नाउ आई वुड स्टार्ट लेक्चरिंग जी. हमारे पास 1 घंटा 6 मिनट है. सो आई वुड बी स्पीकिंग फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स. दरमियान में आप क्वेश्चन लिखेंगे. अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आंसर करूंगा. अगर मुझे लगा रेलेवेंट नहीं है, आई विल नॉट आंसर, बट यू कैन आस्क दैट इवन इररेलेवेंट क्वेश्चन एट द एंड. आखिरी 15 मिनट में आप वो सवाल पूछ सकते हैं. सवाल, इज इट ओके?
ये कल भी मैंने बताया था, मैं आज फिर रिपीट करूं ताकि हमारा टाइम जो है वो इससे ज़ाया ना हो सर। आप जरूर पूछिएगा, अगर मुझे लगा कि वो रेलेवेंट है मैं आंसर कर दूंगा, अगर मैं नहीं कर रहा तो डोंट माइंड कि मैं आपको इग्नोर करूं, मुझे लगेगा सवाल रेलेवेंट नहीं है तो मैं उसको नहीं आंसर करूंगा, ठीक है? ओके, सो आई गेस यू शुड ट्रस्ट मी कि मैं कौन सा सवाल मुझे रेलेवेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे इस बात को। जस्टिस से आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन वाज, जस्टिस तक हमने कर लिया, अब ये जस्टिस पता कैसे चलेगा किस इंसान में कौन सी इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है, हाउ टू नो दैट, कैसे पता चलेगा? In order to answer that question, in order to know, Plato introduces the scheme of education. ये उसकी फिलॉसफी है, थ्योरी है, इंप्लीमेंटेशन हुई ना हुई हम आखिर में जाके देखेंगे। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं जस्टिस हो, यानी लोग वही काम करें सोसाइटी में जिनके बारे में उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट सपोर्ट कर रही हो, तो उसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्लेटोज एजुकेशन स्टार्ट्स विद बर्थ, बर्थ से स्टार्ट होती है और 3 फेजेस में डिवाइड है। देयर आर 3 फेजेस। फर्स्ट फेज begins from birth up to 6 years. Sorry, 6 नहीं है। First phase begins from birth to 18 years. From birth to 18 years, first phase होगा। In this first phase, it is subdivided into 2. From birth to 6 years, and then 7 to 18 years. Birth to 6 years and then 7 to 18 years. ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। बर्थ टू 6 years का जो पीरियड है, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट सब फेज, अ चाइल्ड born shall be taught by the state appointed mother. उसको कौन करेगा? स्टेट अपॉइंटेड मदर उसकी नरिशमेंट करेगी। वो क्या नरिशमेंट करेगी बर्थ के बाद? शी विल एक्चुअली नरेट द स्टोरीज ऑफ ग्रीक्स ब्रेवरी, करेज एंड वॉर्स एटसेट्रा। उन्हें किस्से सुनाएगी ग्रीक्स के बहादुरी के, पास्ट के, इसको मिली नगमे कह लें, स्टोरीज कह लें। She will sing the songs, she will narrate the stories of the bravery of the gods, mythology, जो भी एक किस्म की चीजें हैं, she will teach that kind of things. 6 साल की बात। कौन करेगा? स्टेट अपॉइंटेड मदर, नॉट द नेचुरल मदर। रियासत एक अपॉइंट करेगी मदर और वो उसको ट्रेन करेगी। एट द एज ऑफ 6, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 6, from 7 years onwards, the child will go to school. Government school, public school में the child will be enrolled. And when the child will be enrolled in a public school up to 18 years of age, during this time, the child will be taught with by literature. उसे लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, म्यूजिक सिखाया जाएगा, एंड ही शैल ऑल्सो बी टॉट विद जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स होंगी, उसे लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, पोएट्री और म्यूजिक। स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ग्रीक्स, ऊपर हमने नहीं भी लिखा हुआ। अच्छा, नाउ सुनिएगा पॉइंट जरा और से। जो म्यूजिक और लिटरेचर है, that will be censored in the sense only that music, only that literature that will create the sense of patriotism, sense of loyalty towards Greeks. स्टेट की हवाले से, स्टेट की लॉयल्टी के हवाले से इस तरह का म्यूजिक और लिटरेचर होगा, जिसको हम मिली नगमे कहते हैं। मिली नगमे होंगे, इस तरह का लिटरेचर जो है वो उसे पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न दौर में उसे AR वाई दिखाया जाएगा सारा।
सो स्टेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसे पढ़ाई जाएंगी। नाउ 18 ईयर तक जिम्नास्टिक्स से क्या मतलब है? जिम्नास्टिक्स से मतलब है मिलिट्री स्पोर्ट्स, एंड मिलिट्री स्पोर्ट्स मींस उसे हॉर्स राइडिंग, उसे काइंड ऑफ sword fighting, duels, इस फिजिकल ट्रेनिंग, एग्जैक्टली इट्स अ फिजिकल ट्रेनिंग, आर्चरी वगैरह इस तरह की चीजें उसे सिखाई जाएंगी। सो जिम्नास्टिक्स इज नॉट अ स्पोर्ट, इट्स लाइक अ strengthening his physical organs and trying to train him in the military sense. After 18 years, there shall be an examination that would last for 2 years. 19 or 20 years में special focus shall be on the military training, and through military training there will be an examination होगा, practical examination होगा 2 years तक. Now when he started the person, जो भी लोग होंगे जब वो 20 साल तक ट्रेनिंग ले लेंगे, एग्जाम कर लेंगे, तो एग्जाम में 2 किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, या लोग होते हैं पास या होते हैं फेल. Those who will pass the exam at the age of 20, जो लोग पास होंगे एग्जाम में, they will go to the second phase. Those who fail will become artisans. जो फेल होंगे they will become artisans. एक दफा मैं फिर रिपीट करूं, बर्थ से 6 इयर्स तक वो पढ़ेंगे, उनको लोरियां सुनाई जाएंगी, पोइट्री कह रहा हूं, स्टेट की बहादुरी के किस्से, गॉड्स के किस्से, गॉडेसेस के किस्से, उसे एक पेट्रियाटिज्म डेवलप किया जाएगा, फेथ डेवलप किया जाएगा. 7 से 18 इयर्स में स्कूल में जाएगा, जहां जिम्नास्टिक्स और सेंसर्ड लिटरेचर. 19-20 में मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी और साथ एग्जाम होगा. एग्जाम में जो फेल होंगे दे विल बिकम आर्टिजन्स, एंड दोज हु पास विल गो टू द सेकंड फेज. सोच के बताइएगा, मेजॉरिटी विल फेल और मेजॉरिटी विल पास? मेक अ गेस. मेजॉरिटी फेल जी. क्यों फेल? फेल वाले ठीक हैं, क्यों? क्योंकि उसने कहा था सोसाइटी की मेजॉरिटी वो होती है जिनमें लस्ट होती है, और जिनमें लस्ट होती है वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? आर्टिजन. तो अगर जो आर्टिजन है मेजॉरिटी फेल होगी तो आर्टिजन बनेंगे ना. अगर मेजॉरिटी पास हो जाएगी तो फिर आर्टिजन तो कम लोग हो गए. डज इट मेक सेंस? लॉजिक समझ आ रही है? उसके जस्टिस में उसने कहा कि जो, सुन लीजिएगा, उसने जस्टिस में कहा जी कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है उनमें होती है लस्ट और वो होते हैं आर्टिजन्स. जस्टिस में कहा उसने, अगर मेजॉरिटी आर्टिजन होते हैं तो एग्जाम में फिर मेजॉरिटी फेल होंगे तो आर्टिजन बनेंगे. दैट्स ऐसे बोला, जैसे सीएसएस में होता है. ये मैंने नहीं लिखा, आप में से किसी ने यहां पे लिखा है कि सीएसएस में मेजॉरिटी फेल हो जाती है. आप में से भी बहुत से लोग होंगे आर्टिजन बनने के लिए, बट very few, majority will fail, few will pass. Those who will pass go to the second phase, and the second phase begins at the age of 21 and it will continue up to 35 years. 21 से 35 years तक हार्डली 3-4%, 6% से ऊपर रिजल्ट नहीं आता. 6% भी आ जाते कहते हैं बड़े ज्यादा पास हो गए लोग. सीएसएस की बात करें, यहां पे नंबर उसने नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट 15 ईयर्स में द चाइल्ड तो नहीं कहना चाहिए, जो बंदा है, द पीपल, द ग्रोन अप किड्स, दे विल बी taught with by basic sciences, philosophy, in mathematics, as well as the gymnastics or the military training will continue. मिलिट्री ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, साथ उनको मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइंसेस, बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी 15 साल तक.
आफ्टर 15 years, अब लिटरेचर निकल गया, लिटरेचर यहां से निकाल दिया. After 15 years, there will be another exam. And those who pass the exam will go to the third phase. And those who fail will become military. ये वाहिद एग्जाम है जिसमें फेल होने पे नौकरियां मिल रही हैं. यहां भी फेल होने पे नौकरी मिली है, यहां भी फेल होने पे नौकरी मिल गई मिलिट्री में. दैट्स द रूल. वो ये ऐसे प्रपोज कर रहा है. अच्छा, अगला पॉइंट आपसे, यहां पे जो सेकंड फेज में बच्चे आएंगे, इसमें मेजॉरिटी पास होगी या फेल होगी? फेल. मेजॉरिटी फेल होगी बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम द मिलिट्री. सेकंड लार्जेस्ट नंबर वो लोग वही हैं और वो मिलिट्री में हैं. वेरी फ्यू विल पास the exam and go to the third phase, and the third phase will start from 36 and will continue up to 50 years. They will not become rulers, Kiran. They will not pass होने वाले रूलर नहीं बनेंगे, पास होने वाले थर्ड फेज में जाएंगे और थर्ड फेज will continue for next 15 years. 50 years तक 15 साल, यानी 15 साल मजीद एजुकेशन लेंगे. In those 50 years, in those 15 years, these people will be taught with by advanced philosophy, advanced mathematics, advanced sciences, and in addition to that, they shall also be attached with the existing rulers. फिर रिपीट करो. इसमें एडवांस्ड फिलॉसफी, एडवांस्ड मैथमेटिक्स, advanced logic, plus they will be attached with existing rules, जिसको आप क्या कहते हैं, अटैचमेंट ही कहते हैं सीएसएस में जाके. वैसे तो आप इंटर्नशिप कह लें, जो भी कह दें, sort of, तो somehow they will be that way. अच्छा, अब सवाल ये है यूटीशिप. हाँ, इसको सीएस में यूटीशिप आजकल हर बंदे ने पीएमएस वाले लगाया हुआ है, एसी यूटी लगाए हुए हैं आजकल सारे. Attached with the existing rulers. Now, in 15 साल में फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, साइंसेस, जिम्नास्टिक्स निकल गई. अब सोल्जर्स चाहिए नहीं. एट द एज ऑफ 50 अब कोई एग्जाम नहीं होगा. नो एग्जाम. आफ्टर कंप्लीटिंग 50 years, अब ये लफ्ज गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं. आफ्टर द एज ऑफ 50 years, those who will pass, they are eligible to become the rulers. They are eligible to become rulers, and one out of them shall be chosen as the philosopher king. वो जो बहुत ही कम लोग रह गए थे, अब उनका एग्जाम नहीं होगा 50 साल के बाद. अब क्या होगा? मैंने शायद फेल का कहा ही नहीं. डिड आई से फेल? 50 साल के बाद कोई एग्जाम नहीं होगा. Those who complete 50 years, they are eligible to become rulers, and secondly, one of them shall be chosen as the philosopher king. उसने नहीं बताया कैसे चूज होगा, हम नहीं लिखेंगे. मैंने कल एक जुमला बोला था कि आपने फिलोसोफर नहीं बनना. याद आपको ये बात? आपने कोई क्या उसको पीएम लिख दें, प्रेजेंट लिख दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसने जो कहा मैंने आपको बता दिया. उसने जो नहीं कहा आप गेस करते रहें. बट उसने कहा एनी वन ऑफ देम कैन बी चोजन एज फिलोसोफर किंग. दिस इज सिंपल. इज इट क्लियर? This is his education scheme, ji. And if you see, because of his education scheme, we got 3 classes. We got rulers, we got military, we got artisans. Majority of the people are artisans, some military, very few are the rulers. अच्छा, इस education के 3 features लिखे अपने पास. This education scheme has 3 features according to Plato. उसके नजदीक 3 features हैं.
लिखें अपने पास। 1, this education is state controlled education. स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन का मतलब यह है कि ये वो एजुकेशन है जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में ली जा सकती है, प्राइवेट एजुकेशन इज बैंड। सेकंड फीचर, दिस एजुकेशन इज कंपल्सरी ऑन ऑल सिटीजन्स। जो भी शहरी होंगे, it is compulsory on them to enroll in education. Everybody must be enrolled. Compulsory है, state will ensure that. Third, it is having equality for men and women. Men can get educated, women can get education. दोनों एजुकेशन ले सकते नहीं, दोनों के लिए कंपलसरी है, ऑप्शन ही नहीं है। इट्स कंपलसरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सो men and women can be artisans, men and women can be military, men and women can be the rulers. Is it clear? ये समझ आ रही है? तीन फीचर्स मैंने बताए जी। 1, it is state controlled. Second, it is compulsory for everybody, and third, it is equally compulsory for men and women. That's it. उससे पहले वुमेन को अलाउ नहीं होता था वहां पे, उसने थ्योरी में कहा कि अलाउ है। ये थ्योरी है, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ थ्योरी है। सॉरी, दिस इज व्हाट इज हिज एजुकेशन स्कीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज हिज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। साथ आपका सवाल जो है इसमें आएगा अभी आपका। Now, let's see the idea of communism. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। अच्छा, आपके सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूं, बट मैं उससे देता रहूंगा, जवाब देता। व्हाट इज स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन? जाहिद, इज इट नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहां प्राइवेट एजुकेशन अलाउड नहीं होती, स्टेट ही दे सकती है। मतलब प्राइवेट तालीमी इदारे नहीं होंगे, आसान लफ्ज़ों में, सिर्फ गवर्नमेंट के तालीमी इदारे होंगे, पब्लिक स्कूल्स होंगे। एग्जैक्टली, प्राइवेट बैन हो जाएगी। अच्छा, अगला पॉइंट, कम्युनिज्म। इस पॉइंट पे जरा गौर सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिज्म का जो आइडिया है, ये हमने तो मार्क्स के साथ सुना था, कार्ल मार्क्स के साथ सुना था, बट कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो बाद में हम पढ़ेंगे जाके, बहुत बाद में आई, 2000 साल बाद आई। बट प्लेटो ने जब अपनी जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, तो जस्टिस के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजुकेशन की स्कीम दे दी कि जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना हो तो ये एजुकेशन स्कीम चाहिए होती है। और एजुकेशन स्कीम जो है वो अगर मैं आपसे पूछूं तो उसमें एजुकेशन स्कीम के तहत कितनी क्लासेस बनेंगी? हाउ मेनी क्लासेस आर क्रिएटेड? 3 क्लासेस क्रिएट हुई। पहले फेज के बाद पहली क्लास क्रिएट हुई, दूसरे फेज के बाद दूसरी क्लास क्रिएट हुई, तीसरे फेज के बाद तीसरी क्लास। हर फेज ने एक क्लास क्रिएट की। 3 फेजेस हैं, 3 क्लासेस हैं। ये बेसिक असूल है मेरे को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला सवाल ये है कि इन 3 क्लासेस का बिहेवियर कैसा होगा? आप में से किसी अब पूछा था कि उसका काम क्या होगा, रूलर का, किंग का, वो यहां कवर हो जाएगा। इन क्लासेस का इनको गवर्न कौन करेगा? व्हाट शुड बी द गवर्निंग प्रिंसिपल्स? ये किन असूलों को फॉलो करेंगे ये तीनों क्लासेस? यहां पे वो इंट्रोड्यूस करवाता है द स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। द कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो is actually the principles, the rules that apply on the social classes. ये जो 3 किस्म के लोग हैं, ये जो 3 क्लासेस हैं, इनके ऊपर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए और वो कम्युनिज्म में डिफाइन करता है। गौर से सुनिएगा, आसान है, छोटे हैं, बट आपको अगर समझ नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, बट बड़े आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
One, there's two kinds of communism. पहले को हम कहते हैं communism of property. Communism of property. ये गौर से सुनिएगा प्लीज. आसान आप लिखते हैं ना, तो फिर जब लिखते हैं तो आप सुन नहीं पाते, तो आप दोबारा पूछना पड़ता है आपको. सुनिएगा प्लीज. Communism of property means that the upper two classes, प्लेटो का कम्युनिज्म याद रखिएगा वो तीनों पे अप्लाई नहीं होता. इट इज ओनली अप्लाइड टू अपर टू क्लासेस. अपर टू क्लासेस कौन सी हैं? व्हाट आर द अपर टू क्लासेस? एनीबॉडी? मिलिट्री एंड रूलर्स. तो ये आर्टिजन पे अप्लाई नहीं होगा. ये याद रखिए बात. कोई भी कम्युनिज्म अप्लाई नहीं होगा. दोनों टाइप से अप्लाई नहीं होगा. अब पहली बात मैंने की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. Communism of property means that the upper two classes, yani rulers and the military, they shall not have any property with their name. The upper two classes are not allowed to own any property. Land, cash, houses, nothing. They cannot own a single penny. कोई लैंड नहीं रखेंगे, कोई घर नहीं रखेंगे. गाड़ियां तो होती नहीं थी उस जमाने में. कोई इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास ओन नहीं करेंगे. इसको हम कहते हैं कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. नॉट इवन पापा जॉन्स, एग्जैक्टली. कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. रेनंसिएशन कहते हैं रेनाउंस करना, डिसओन करना. सारे अपर टू क्लासेस दोनों मिलकर रिजेक्ट कर देंगी, प्रॉपर्टी नहीं रखनी. दे विल नॉट बी ओन. ये की चॉइस नहीं है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज अ कंपल्सरी रूल ऑन द अपर टू क्लासेस. दे विल हैव टू. इज इट क्लियर? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आसान है. दोनों एक पेनी भी नहीं रखेंगे. सर्वाइव कैसे करेंगी? मेक गैस खुद ही कर लें. कैसे जिंदा रहेंगे? ऑब्वियसली स्टेट उनको खाने के लिए घर दे देगी, खाने के लिए खाना दे देगी, रहने के लिए घर दे देगी, जो भी चीजें हैं उनको दे देगी, बट पैसे नहीं देगी. बी अलाउंस भी नहीं. अलाउंस कुछ नहीं, पैसे नहीं, नो कैश, नथिंग. ओनरशिप कुछ नहीं होगी. खाना दे देगी, पीना दे देगी, सब कुछ. बी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली. कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, इससे क्या मतलब है? कम्युनिज्म ऑफ फैमिली मीन्स द अपर टू क्लासेस, रूलर्स एंड मिलिट्री, they shall not be allowed to marry. They are not allowed to have private family. शादी नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, और साथ में मैरिज अलाउड नहीं है, फैमिली नहीं रख सकते. अच्छा, ये प्लीज गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. होगा ये, सुनिएगा प्लीज. अगर फैमिली नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें देखना पड़ेगा कि प्लेटो नोज कि आप ह्यूमन एवोल्यूशन है, आपको जो नस्लें आती हैं वो हाउ विल दैट वर्क आउट. देन प्लेटो प्रोवाइड्स अ स्कीम. ही गिव्स अ स्कीम. ही सेज एंड लेट मी एक्सप्लेन जी. उसने कहा कि जो अपर टू क्लासेस के लोग हैं, द पीपल ऑफ द अपर टू क्लासेस, they shall be allowed to choose the partner with similar intellect, with similar kind of mental capabilities. They will choose the partner who will be of the similar mental capabilities, and they will be allowed to mate with each other. They will be allowed to live together for some time, and when a woman gets pregnant, she will be separated. She will be separated
एंड व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, तो वो कहां जाएगा? आपको मैं पहले बता चुका हूं, वेयर द न्यू बॉर्न चाइल्ड विल गो, नन ना गए नन, स्टेट अपॉइंटेड मदर के पास एजुकेशन में चला जाएगा, स्टेट कंट्रोल कर लेगी। फेज वन में नो, अब द चाइल्ड बॉर्न विल नॉट नो द फादर, फादर विल नॉट नो द चाइल्ड, nobody would know. So the kind of family that they have, they will not be as such a family. That's a simple idea. So no private family. हाँ, एक इंटेलेक्ट के लोग अपर टू क्लासेस के मेट कर सकते हैं, और मेटिंग के बाद if the woman gets pregnant, she can be separated. And the people can mate with somebody else. अगली दफा वो किसी और से मेट कर सकते हैं, and they can keep on mating. अगर डिफरेंट होते रहेंगे, बच्चे पैदा होते रहेंगे, वो स्टेट के पास जाते रहेंगे, the life will go on. What about artisans? इसको अच्छा, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को हम कहते हैं, we call it the marriage is allowed नहीं, अच्छा ये याद रखिएगा, you can't live like one family. अच्छा, this is called common ownership of the family. कॉमन ओनरशिप क्यों कहते हैं? बिकॉज एनीबडी कुड बी योर चाइल्ड, एनीबडी कुड बी द फादर, एनीबडी कुड बी द मदर. कॉमन ओनरशिप, दैट्स अ सिंपल आइडिया. अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, दो तीन सवाल हैं, बल्कि जवाब दीजिएगा प्लीज. आर आर्टिजन्स अलाउड टू हैव फैमिली एंड प्रॉपर्टी? यस दे आर. कैन दे मैरी? यस दे कैन. शादियां कर सकते हैं. अब यू हैव 3 seconds टू आंसर. सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा 3 सेकंड में. ये प्लेटो ने नहीं कहा, हम एज्यूम करेंगे, हम फिलोसोफर बनते हैं थोड़ी देर के लिए. व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर आर्टिजन्स? 3 seconds. +20 is the correct answer जी. 21 वाले भी मैं, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग इट. 30 नहीं हो सकता, 20+. क्यों? 20 के एज में इफ यू फेल एन एग्जाम यू कैन मैरी, इफ यू पास एन एग्जाम यू कांट मैरी. इफ यू फेल एन एग्जाम तो आप, यू कैन ओन प्रॉपर्टी, यू कैन मैरी. And if you pass the exam, you can not own the family, you cannot own the property. This is what he says जी, and this is what we call his theory. आज में 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जरा ऐड कर लें, बहुत जरूरी हैं, जो पहले भी बात की थी. प्लेटो कहता है if Plato says that if a child is born with disability, if a child is born with disability, then he must be executed, he or she. उसको execute कर दिया जाए. If a child is born with disability, execute कर दें उसको. अच्छा, क्यों कर दें भाई? उसने कहा because अगर disability होगी, then can he go through education? क्या वो एजुकेशन ले सकता है? उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करवा सकते हैं? नहीं. तो प्लेटो के नजदीक जो उसकी डिसेबल चाइल्ड है, ही कैन नॉट बी प्रोडक्टिव फॉर द स्टेट, ही कैन नॉट वर्क फॉर द स्टेट, एंड देयरफॉर ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. बिकॉज ही कैन नॉट वर्क फॉर स्टेट, ही इज यूजलेस. फेंक दें उसको उठाकर. That's a simple idea. Again, he's a burden, liability on the state, so that's how it works out. अच्छा, एक और चीज, ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा और मुझे प्लीज इसका बताइएगा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही. नाउ द क्वेश्चन इज, जो प्लेटो है उसकी ये जो स्टेट है, इससे हम कुछ इन्फरेंस निकाल रहे हैं, हम कुछ आइडियाज निकाल रहे हैं. इस स्टेट में एक आपने लफ्ज सुना है, हैव यू हर्ड दैट एनालॉजी बिटवीन मीन्स एंड एंड्स? मीन्स एंड्स की एनालॉजी. अच्छा, मोस्टली ने सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं सुना हुआ. बड़ा आसान सा है, जरा सुनिएगा. आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें क्यों ले रहे हैं? व्हाई यू आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस?
फॉर CSS, मजबूरी क्या है, वही है ना, आपका गोल है CSS और उसके जरिए से यू हैव चोजन दिस ऑनलाइन क्लास, you have chosen the online class so that you can go through the CSS. कोई ऐसा बच्चा है जो इसलिए पढ़ रहा हो, ऑनलाइन क्लास ले रहा हो, या क्लास इसलिए रहा हो CSS की, CSS के लिए ना ले रहा हो, नॉलेज के लिए ले रहा हो? एनीबडी? आई डोंट सी एनीबडी. ठीक है, प्लस CSS, ओके फाइन, ठीक हो गया, चलिए मान लेता हूं. बट द पॉइंट इज, now the point is you are preparing CSS and you are preparing this course, you are studying this course because you have an objective to achieve. So this class is a means and knowledge agar gain karna cha rahe hain, CSS karna cha rahe hain, that is the end. The aim, the goal is called end, and the passage, the method through which you achieve that goal is called the means. Now for Plato's philosophy, अगर प्लेटो की फिलोसफी को देखें, then the state is the end for Plato. State is the end. Ultimate goal है state के interest. State interest are paramount. चाहे state interest के लिए उसे education भी दे रहा है, उन्हें शादियों से भी रोक रहा है, उनकी प्रॉपर्टी भी छीन रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूट भी कर रहा है. एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर हुज इंटरेस्ट, फॉर व्हाट पर्पस? स्टेट्स इंटरेस्ट. सो फॉर प्लेटोज थियरी, स्टेट इज द एंड एंड एवरीथिंग एल्स इज द मीन्स. State is the end and everything else is the means. That's the idea ji. This is all about Plato's theory. मैं इस पे एक पॉइंट और करा दूं, और वो 5-7 मिनट का पॉइंट है, और वो है प्लेटो की थ्योरी किस हद तक रेलेवेंट है मॉडर्न टाइम्स में. उसका क्रिटिसिज्म मैं नहीं करूंगा, उस पर मैं आपको एक काम दूंगा आखिर में जाके. बट लेट मी फाइनली टेक दिस पॉइंट कि प्लेटो की थ्योरी किस हद तक मॉडर्न दौर में रेलेवेंट है. फिर आई विल टेक योर क्वेश्चन जी, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे फिर मैं लूंगा. नमाज ब्रेक लेनी है, नमाज ब्रेक का मुझे टाइम बताइएगा. मेरा नहीं ख्याल कि नमाज ब्रेक हम, लेकिन देख लेते हैं. लेट मी फर्स्ट गो फॉर दिस वन. जी ठीक है. व्हाट इज द एंड एंड मीन्स जी? इकरा मैंने बड़ा आसान सा है, अभी नमाज की बच्चों ने बात की. इज नमाज द एंड और इट्स अ मीन्स टू एन एंड? इट्स अ मीन्स, बिकॉज नमाज के जरिए से यू वांट टू अचीव सम गोल, एंड दैट गोल कुड बी नेकियां या जन्नत या गॉड्स हैप्पीनेस या कोई भी आपका होगा. यू मस्ट हैव सम एंड टू अचीव थ्रू दिस पेपर पास, चले जो भी है, बट इट विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ गोल दैट यू वांट टू अचीव. सो मीन्स इज जरिया, एंड इज द डेस्टिनेशन. ओके, देयर इज नो टर्म फॉर हमजा, देयर इज नो टर्म फॉर दैट. लेट मी सी कि इसकी थ्योरी मॉडर्न दौर में कहां रेलेवेंट है जी. पॉइंट लिखे अपने पास, नोट कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लेटो, उसकी थ्योरी अब मॉडर्न दौर में 100% तो रेलेवेंट नहीं होगी. कुछ पॉइंट्स क्या रेलेवेंट है, लेट्स सी. प्लेटो वाज द फर्स्ट वन to introduce the concept of examination. State is the end and people are the means. People are the means. अच्छा, पहला मैंने उसका बताया जी मॉडर्न दौर से रेलेवेंस, एंड दैट इज दैट ही वाज द फर्स्ट वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशंस. एग्जैक्टली, सारी बदवाएं इसको जाएंगी स्टूडेंट्स की. सेकंड, प्लेटो was the first thinker who provided any theory about politics. He was the first one to give the first systematic theory in political science. Exactly. Next one, he was the first one to have made education compulsory. अच्छा, वैसे मॉडर्न दौर में आप जानते हैं ना, एजुकेशन मोस्टली मुल्कों में कंपलसरी होती है. डू यू नो दैट?
He was the first one to introduce. Next, he is considered to be one of the pioneers of feminism. How is he feminist? 2 points हैं. One, he makes education equally compulsory for women. Education compulsory करार दे रहा है, which means the women must get education. हमारे यहाँ लोग अभी तक नहीं अलाउ करते, उसने उस वक्त कंपल्सरी किया था. सेकंड, फेमिनिज्म के अंदर की दूसरी पॉइंट, he was the one who allowed women to join military, artisans, or become even the rulers. Even philosopher king भी खातून हो सकती है, ठीक है ना? If she can get education, it means she can pass the exam. If she can pass the exam, she can become even the rulers. ये उसने कहा नहीं स्पेसिफिकली कि वो खातून फिलोसोफर किंग होगी, उसने कहा नहीं है. बट इफ ही अलाउज द वुमेन टू गेट एजुकेशन मींस ही अलाउज देम टू बिकम पार्ट ऑफ एनी क्लास. ये हम इन्फ्रेंस दे रहे हैं, अच्छा, क्योंकि मॉडर्न दौर से रिलेट कर रहे हैं. तो इन दो बुनियादों पे हम उसे कहते हैं फेमिनिस्ट था. गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी. यस. सेकंड, पहला पॉइंट था जी कि उनको एजुकेशन कंपल्सरी है. सेकंड पॉइंट इज ही गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी जॉब इन द एग्जाम. इफ दे पास द एग्जामिनेशन दे कैन बिकम आर्टिजन्स और मिलिट्री और बिकम रूलर्स. वो कोई भी रोल सोसाइटी में प्ले कर सकती हैं. दे कैन इवन बिकम द किंग इन द स्टेट. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन. नेक्स्ट, अच्छा, मैंने आपसे पूछा था मिनिमम मैरिज एज कितनी है. व्हाट इज द मिनिमम मैरिज एज? 20 प्लस हो जाएगी. मतलब 21 स्पेसिफिकली ना, 20 प्लस हम कहते हैं उसे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा. बिकॉज 20 और 21 में एक साल होता है ना. बाद का पहले भी शादी हो सकती है, 20 और 21 के दरमियान में भी हो सकती है. बट द क्वेश्चन इज, क्या उसकी स्टेट में इज अर्ली चाइल्ड मैरिज अलाउड? नो. दैट्स अनदर कंट्रीब्यूशन. That's another contribution and relevance. So ये कुछ relevance के points है जी जो मैंने explain कर दिए. Over here इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन आंसर लेते हैं. 13 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर लेते हैं. बीच में जिन्होंने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ के आके वो भी क्वेश्चन कर लें, या क्वेश्चन करके नमाज पढ़ने चले जाएं. So you can take question जी. I will take questions for 30 minutes. आखिरी 15 मिनट फिर हम आगे जाएंगे. So I'm open to questions जी. आप सवाल पूछ सकते हैं. जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ लें. I will begin the next topic at 5:15. दिस इज व्हाट इज प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट जी. और यही थ्योरी, ये सारी थ्योरी रिपब्लिक के अंदर है. क्रिटिसिज्म पे असाइनमेंट आपको मैंने देनी है साथ आफ्टर द क्लास. बाकी बच्चे आज मैं करता हूं. आर्टिजन मैरिज की बात की गई. आई सेड जी दोज हु विल बिकम आर्टिजन आफ्टर फेलिंग द एग्जाम वो मैरिज कर सकते, बिकॉज आर्टिजन पे कम्युनिज्म अप्लाई नहीं होता. सो दे कैन गेट मैरिड आफ्टर दैट. लास्ट 2 पॉइंट्स रिपीट करें. जाहिद लास्ट 2 पॉइंट्स जरा बता दें कौन से पॉइंट्स. What was the logic behind the theory of not getting married? हमारा उसको लगता था if you get married and if you own property then the rulers can get corrupt. Nepotism आ जाएगी, corruption आ जाएगा, and they will spend the time on family affairs, they will spend the time on property and not for the state. तो state interest के लिए और corruption से बचने के लिए वो logic देता है. और he says it by the way. जरा chat बड़ी कर दीजिएगा. आगे. What happens to children of artisans? Will they go to state as well? Yes, Mustafa. वो तो artisan बच्चे तो सारे, every child compulsory है ना, सारे एजुकेशन में जाएंगे. Whatever we have covered is enough for Plato or need to study more. You need to study always. ये मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टडी जरूर करना है obviously, but टॉपिक यही पढ़ना है आपने इसी के बारे में. मैरिज एज जाहिद, मैरिज एज इज 20 प्लस फॉर आर्टिजन्स. अपर क्लास के तो मैरिज कर नहीं सकते. In his allegory of the cave important, it's a part of the republic. No, Hamza not. Sir 437 क्या है? प्लेटो बस तो 428 की है, तो 428 से ऑनवर्ड जाना चाहिए था हमें. असमा डिफरेंट किताब सोर्सेज भी आपको डिफरेंट डेट मिलेगी. मैंने 427 डेट पढ़ी है तो मैंने 427 लिखी है. ये रिक्वेस्ट थी, आप क्वेश्चन अगर पब्लिक करेंगे ना ताकि सारों को सवाल का पता चल जाएगा. चैट ऊपर करिएगा.
मैं कर लूँ? हो जाता मुझसे? हाँ, मेरे से भी हो जाता। गुड। ओके, you told there were 3 stages of education system. Please mention their names. I need to tally. एजुकेशन सिस्टम के 3 फेजेस जो हैं, वो पहला फेज बर्थ टू 18 या 20 तक भी आप कह सकते हैं एग्जाम है, 21 से 35 सेकेंड एज, 36 से 50 तक थर्ड फेज। फेज कहें, स्टेज ना कहें। टीचर्स की क्लास किस क्लास से होंगे? अहमद जमान, ही डज नॉट से इट, सो वी वोंट कमेंट। हाउ इट वाज टेकन बाय पीपल ऑफ दैट टाइम, अगेन अहमद जमान, उस वक्त ये थ्योरी आम लोगों के लिए थी नहीं, सो हाउ पीपल रिएक्टेड टू दैट, दैट्स नॉट रेलेवेंट, वो हमसे रेलेवेंट नहीं है। नाउ हमें पता है इसके बारे में। गोल इज एंड एंड मेथड टू अचीव इज मींस, यस किंजा, एग्जैक्टली। गोल जो होता है वो एंड होता है, और जिस तरीके से आप गोल को अचीव करते हैं, दैट्स कॉल्ड मींस टू। आर वी सपोज टू गिव क्रिटिक ऑन दीज सीरीज इन एग्जाम? अगर क्वेश्चन पूछे तो यस, अगर ना पूछे तो नहीं। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी? रेदा, मैंने अभी इस पे आपको असाइनमेंट देनी है छोटी सी। जी हसान, एग्जैक्टली, डायमेंशन यही होगी, इसी के बारे में आपने पढ़ना है। नो मानूर, वी डोंट नीड टू डू दी स्टेट्समैन एंड लॉज, उसकी जरूरत नहीं है, वो है भी नहीं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब ही रिपब्लिक है, उसका सारा आइडिया इस पे। हु विल रन द इकोनॉमी? जस्ट आर्टिजन। रिमशा ने पूछा, रन द इकोनॉमी से मतलब अगर आप रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज वही जनरेट करेंगे, यस। लेकिन रूलर तो रूलर्स हैं। मॉडर्न इरा, व्हाट वाज द पॉइंट अबाउट मैरिज? मैंने कहा जी, अर्ली चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ मॉडर्न दौर में बैन होती है, इट इज डिस्करेज्ड। उसकी स्टेट में भी मिनिमम मैरिज एज है वो 26 ईयर्स है। What is the relevance of women with philosopher king? Umar, if women can get education, it means they can become the philosopher king. पॉपुलेशन कंट्रोल का फैक्टर भी हो सकता है। आकिब ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से लिखेंगे नहीं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? रिदा, मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन, आई स्टार्टेड विद दैट मेरे ख्याल में। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज कमेंट करिएगा, कोई बंदा प्लीज लिख दे, मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें। कॉमन ओनरशिप ऑफ फ्रॉम कम्युनिज्म फैमिली, कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली जोजीना। Sir, if all property will be owned by the artisans, won't they fight to get more because they already have desire as their dominant instinct? Yes, Aisha, they can, and that's why there is military, and that is why there is the rulers, and they will control them. True. लेकिन उसने ये कहा नहीं है वैसे। डू वी नीड टू रीड मोर ऑन फिलोसफर किंग एंड रिपब्लिक? रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक में अगर आप पढ़ेंगे तो जस्टिस पढ़ेंगे, एजुकेशन और कम्युनिज्म, नॉट मोर देन दैट। और फिलोसफर किंग तो ऑब्वियसली फिलोसफर किंग, देखें, फिलोसफर किंग के अंदर इंस्टिंक्ट होगी ब्रॉडली स्पीकिंग विजडम की, वो एजुकेशन में आता जाएगा, बर्थ से एग्जाम में जाएगा, एग्जाम पास करेगा, दूसरा एग्जाम पास करेगा, तीसरे में कंप्लीट करेगा और फिलोसफर किंग बन जाएगा। जब फिलोसफर किंग बन जाएगा तो वो फैमिली नहीं रख सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। बात वही है सारी की सारी, आपने उसी को रिफ्रेज करना है। आई हैव बुक ऑफ यस जुल्फकार, इट इज एनफ। कोई एक किताब आप लोग ले लेंगे जी, उससे पढ़ेंगे आप लोग, कोई एक किताब। सर, क्या आपकी बुक में भी ये सब डिटेल से लिखे हैं विच यू आर टेलिंग क्लास? यस नासिर, लिखे हैं। Sir, please, if you could tell us how to study for this subject. Do we need to prepare this subject like current affair paper, critical analysis type, and theory तो सेम ही होगी जी। हमारा कल आप थी, मतलब कमेंट कीजिएगा, कल मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी हाउ टू गेन मोर मार्क्स। आप वो टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। बाकी क्रिटिकल अप्रोच यहां पे नहीं होती, अगर पूछे तो होगी वरना नहीं होगी। इसमें एक ही डायमेंशन से सवाल आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन की वर्डिंग जो मर्जी कर ले, प्लेटो पे सवाल आपने जस्टिस, एजुकेशन और उसका ही लिखना है सारा। सर, आपने एक फिलोसफर किंग का क्वेश्चन भी बताया था, उसको कैसे रिलेट करना है? किरण, मैंने अभी रिलेट किया है वैसे उसको। यस, माय बुक इज एनफ टू रीड जी। साथ मेरे ख्याल में मैंने इस सवाल का जवाब अभी क्लियर कर दिया है। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इन हेडिंग्स, बट अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट इन हेडिंग्स जी। कैन वी राइट ऑल दिस इन जी? ठीक हो गया शुमायूं, मैंने आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग एंड द रिपब्लिक जी।
हमजा ने पूछा व्हाई ही डिडंट ड्राफ्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। हमजा क़यामत वाले दिन मिलेगा तो मैंने जरूर पूछना उससे, बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता। ही डिड नॉट राइट इट। हम बस एक ही बात है, जो उसने कहा है हम बताएंगे, जो उसने नहीं कहा हम नहीं बताएंगे। वी डोंट नो। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन रिटन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था वैसे। इफ क्वेश्चन अबाउट आइडियल स्टेट विल आस्क देन विल राइट एवरीथिंग जस्टिस फिलॉसफी किंग एजुकेशन, यस फायदा एवरीथिंग। Okay. Sir, philosopher king is the executive here and other rulers are his cabinet. Yes, Rimsha, it's like that. It's like that. Advisor, उसने last paper में ये ना लिखेगा, philosopher king is like the ruler and the remaining rulers are his aides, advisors. But जिसको आप cabinet modern दौर में कह सकते हैं, ऐसे लिखिएगा नहीं इसको. No, Faria, they can't. They can't. उसने नहीं कहा कि resign कर, उसने नहीं बताया कि resign कर सकते कि नहीं कर सकते, so no comments. तो जो उसने कहा है हमने पेपर में वही लिखना है, खुद से नहीं सोचना। ओके, अवैस कम्युनिज्म ऑफ फैमिली मींस द पीपल ऑफ अपर टू क्लासेस कैन नॉट हैव प्राइवेट फैमिली, और इन अदर वर्ड्स द पीपल ऑफ अपर टू क्लासेस कैन नॉट गेट मैरिड। जी के अंदर यू विल राइट ऑल दीज थ्री थिंग्स, ये सारी चीजें लिखेंगे। ओके ओके, मेरा वो अभी किसी से कहते हैं वो क्वेश्चन लिख रहे जी, तीन तरह से सवाल आ सकता है, या उसकी रिपब्लिक बुक पे जिसके अंदर ये सारी थ्योरी है, या उसकी आइडियल स्टेट पे जो सारी थ्योरी है, या उसके फिलोसोफर किंग पे। और फिलोसोफर किंग पे सवाल आएगा तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपने रिलेट करना है। टेक्निक्स रिपीट कर देता हूं रिमशा, कल 3-4 पॉइंट अगर आप में से कोई रिपीट कर दे मैं उसको नीचे जाकर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई नेकी करे नीचे लिख दे प्लीज, कल की टेक्निक्स, मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजीज, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं फिर अभी। जी सब आर्ट फ्रॉम फिलोसोफर किंग द रेस्ट ऑफ दोज हु रीच थर्ड फेज विल बी मिनिस्टर्स और व्हाट। मैंने कहा जी उसको मिनिस्टर्स कह सकते हैं, बट उसने जो लफ्ज यूज किया उसने कहा कि जी दे विल बी द रूलर्स हु विल असिस्ट द फिलोसोफर किंग, तो हम उसको एडवाइजर के सेंस में ले सकते हैं। yes जी, the last heading was relevance of Plato's theory with modern times। और उसका पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था उसकी थ्योरी का, दैट ही वाज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यस जुल्फिकार, इफ इट इज अगेंस्ट द फैमिली सिस्टम तो हम इसको क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म में लिख देंगे जो आपने पॉइंट उठाया है। इकरा, सो डू वी नीड टू रीड मोर अबाउट फिलोसफी एंड रिपब्लिक? यस जी, मैं रीडिंग तो लाजमी है, मैंने आपको एक रीडिंग लाजमी करनी है। Asad, if it is not available in Karachi, you can ask them, they will courier you। आप जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनको कहेंगे जी आपको पब्लिशर का नंबर दे दें, वो आप कोरियर करवा सकते हैं। जी मैं अभी अरीम करता हूँ, वो नीचे किसी ने लिखी होंगी, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मानूर सर, हाउ मेनी फिलोसफर्स विल वी डू एंड वुड दिस बी सफिशिएंट फॉर एग्जाम? यस जी मानूर, हम तकरीबन कुछ 10 के करीब करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स, और मेरे ख्याल में वो काफी होंगे एग्जाम में। फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे? साजिद ने पूछा। ही डज नॉट एक्सप्लेन, वी विल नॉट राइट। व्हाट विल बी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस थ्योरी? तीन तरह के सवाल मैंने मरियम कहा, या उसकी फिलोसफर किंग पे, या उसकी आइडियल स्टेट पे, या फिर उसकी रिपब्लिक पे। जी ये लिखती हैं साथ, थैंक यू साथ यहाँ पे लिखने के लिए। ये जो लोग लेट थे जी, ये कल नहीं थे तो सुनिएगा। एक सबसे पहले करना है, आपने अपना आइडिया, जैसे पूछा गया कि इकॉनमी कहाँ से जनरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका अपना आइडिया जो उसने नहीं कहा हुआ आप खुद से नहीं लिखेंगे, जो उसने कहा लिख दिया, उसकी मॉडर्न लॉ से रेलेवेंस लिख दी, उस पर क्रिटिसिज्म पूछा तो लिख दिया, खुद से उसकी थ्योरी को एडिट नहीं करना। जो उसने नहीं कहा एज्यूम नहीं करना कि ये होगा, हम मोस्टली उसको एज्यूम नहीं कर रहे होते, मोस्टली एक आधे एज्यूम्पशन बना लेते हैं, मोस्टली नहीं करते। सो राइट व्हाट द थिंकर सेड, डोंट राइट व्हाट यू एज्यूम्ड। दूसरी टेक्निक ये है, गिव रीजंस व्हाई थिंकर गेव दैट स्पेसिफिक टॉपिक, उसने फिलॉसफी क्यों दी थिंकर ने। मैंने शुरू में अगर आपको बताया, जस्टिस से पहले बताया था कॉन्टेक्स्ट, तो 2 रीजन बताए थे कि उसने क्यों थ्योरी दी, वो कॉन्टेक्स्ट हर थ्योरी का लिखना जरूरी है। आप थिंकर को कोट कर सकते हैं, जिस थिंकर को आप पढ़ रहे हैं उस थिंकर को, या किसी और थिंकर ने इसके बारे में कुछ कहा। प्लेटो के बारे में अगर अरिस्टोटल ने कुछ कहा होता मैं कोट कर लेता, प्लेटो ने कुछ कहा है तो मैं उसे कोट कर लूंगा, बट आई विल नॉट कोट एनीबडी एल्स। आई विल कोट, आई मस्ट कोट, बट ओनली द थिंकर एंड द रेलेवेंट पर्संस। वेयर एप्लीकेबल एड फ्लो चार्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द फिलोसफी। फिलोसफी को जहां पे जरूरत पड़े वहां पे आपने फ्लो चार्ट वगैरह बना लेना है, जहां जरूरत ना पड़े तो नहीं बनाना। मैंने यहाँ पे ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाया नहीं है, अरिस्टोटल में जाएंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे वहां पे जाके।
जी साजिद, दैट विल बी इनफ जी, दैट विल बी इनफ। ये अवैस क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट मैं कल पूछूंगा आपसे, यही लिखा हुआ है। यस इट इज इनफ 3 1 3 3 2 2। हाउ टू स्टार्ट द आंसर किंजा विद इंट्रोडक्शन एंड देन कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखिएगा जी, जिस तरह करंट अफेयर्स में होता है, यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है, बायोग्राफी नहीं लिखनी। हाउ टू डू क्रिटिसिज्म साजिद ये बताऊंगा अभी। हु रिजेक्टेड हिज थ्योरी, रिदा ने पूछा। रिदा, क्रिटिक्स नाम कोई नहीं है, एवरीबॉडी, इवन अरिस्टोटल क्रिटिसाइजेस हिम, उसका शागिर्द उसे क्रिटिसाइज करता है। माई बुक नेम, आई डिड नॉट राइट दैट बुक जी, आई कंपाइल्ड इट, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस। किसी के पास तस्वीर पड़ी है, शेयर कर दें यहाँ पे। फातिमा, आफ्टर द क्लास यू कैन कॉल द कोऑर्डिनेटर, वो मुझसे बात करवा देंगे आपकी। अच्छा यार, मुझे पता नहीं था ना 3 1 तो मैंने इसलिए कह दिया, सॉरी अमीर हमजा। अमीर हमजा, अमीर हमजा मुझे वो उसी कहानियों से याद है। जी रिमशा, आई विल एक्सप्लेन एवरी कॉन्टेक्स्ट जी, मैंने अभी इसका भी एक्सप्लेन किया था, अगले का भी करूंगा। दूसरे की भी लिख सकते हैं, जो ना दोनों की लिख सकते हैं, उसकी अपनी भी किसी और की भी। आई डोंट गिव असाइनमेंट एज सच मरियम, बट आई विल गिव यू, ओके, थोड़ा थोड़ा काम दूंगा आपको। इफ यू कुड लेट अस नो द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, हमारा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ आंसर का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जिस तरह का होगा उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। अगर क्वेश्चन हो गया कि उसके थ्योरी को एनालाइज करें, आइडियल स्टेट को लिखें, तो ऐसे लिखेंगे। अगर पूछे मॉडर्न से रेलेवेंस, थ्योरी के बाद रेलेवेंस लिख दें। अगर पूछे क्रिटिसिज्म, थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म लिख दें। तो थ्योरी कैसे स्ट्रक्चर करनी है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने वो देखी नहीं आयशा रहमान, सो आई डोंट कमेंट ऑन दैट, आई एम सॉरी, मैंने उसमें कंटेंट्स नहीं देखे हुए, सॉरी। चलेंगे अगले टॉपिक पे। आई गेस आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। ये अवैस, थैंक यू जी, एग्जैक्टली। ओ थैंक यू उमर, थैंक यू उमर फॉर शेयरिंग दिस डिटेल थिंग जी। अच्छा अब आते हैं जी क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म पे आपने काम करना है बेस्ड ऑन दी थ्योरी आपने जो देखी है, आपने घर से जाके पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद क्रिटिसिज्म के सिर्फ पॉइंट्स आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताने हैं। यू विल टेल मी द पॉइंट्स, और उसमें कोई ऐड करने वाला पॉइंट हुआ तो मैं ऐड करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसोफर किंग एंड द रूलर? दोज हु विल पास द एग्जाम, पास तो नहीं, दोज हु विल कंप्लीट 50 years ऑफ एजुकेशन, दे ऑल आर कॉल्ड रूलर्स, रूलर्स प्लूरल। और उनमें से कोई एक होगा जो फिलोसोफर किंग बन जाएगा। मनूर ये मेरी पिक्चर है एक्चुअली। ओके लेट्स मूव जी, लेट्स गो टू अरिस्टोटल। ये मेरी फ्यूचर की पिक्चर है, फ्यूचर वाली। आपने सिर्फ और सिर्फ प्लेटो का क्रिटिसिज्म पढ़ना है जी उसका। ये सारी चीजें कम्युनिज्म का पार्ट है, जस्टिस भी कम्युनिज्म का पार्ट है, एजुकेशन भी है, कम्युनिज्म भी है, और ये मिलाकर बनते हैं आइडियल स्टेट। ओके, शुड वी मूव जी प्लीज, चलें। जो किताब आपके पास है आप उसमें से पढ़ लें, मेरी किताब है, कोई किताब है, यू कैन रीड इट जी, जो किताब आपके साथ मौजूद है। ओके लेट्स मूव जी। Yes, Kinza, yes. Answer is yes. Okay, Aristotle. Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC. ये डेट ऑफ बर्थ जरा करेक्ट कर लीजिएगा जी। होमवर्क आपका ये है जी, आपने क्रिटिसिज्म को उसके पॉइंट्स शॉर्टली नोट करके बताने हैं। सही है, गुड। Aristotle was
अरिस्टोटल वाज, इसकी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आप बताएं, फॉर्मेट क्या होगा जो बच्चे नए हैं उनको समझाने के लिए। जी मुस्तफा यही है, सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? नहीं, बायोग्राफी से। हम पहले बायोग्राफी पढ़ेंगे जो पेपर में नहीं लिखनी, सिर्फ बायोग्राफी पढ़ेंगे, आपने पेपर में नहीं लिखनी, उसको नोट करना है बस। ओके, अरिस्टोटल वाज बोर्न इन एथेंस, नहीं सॉरी, ही वाज बोर्न इन मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का नाम पिछले साल 2019 में चेंज हुआ जी, और उसका नया नाम रख दिया गया नॉर्थ मैसिडोनिया, बट 2019 में जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त नाम मैसिडोनिया ही था। तो ही वाज बोर्न इन मैसिडोनिया। हिज फादर वाज अ फिजिशियन, डॉक्टर थे उसके फादर, with whom he got his basic education and training, with whom he got his basic education and training. Later on, he was sent to Athens for higher education. उसे एथेंस भिजवाया गया एजुकेशन के लिए। In Athens, he became a student in academy. Academy क्या है? What is academy? World Times Academy नहीं है। अच्छा, Plato's, exactly, exactly, Plato's educational institution. So in other words, he joined academy means he became the student of Plato. वो प्लेटो का स्टूडेंट बन गया। He remained Plato's student until his death. प्लेटो की डेथ तक he remained part of this institution. After the death of Plato, Aristotle felt liberty and he started traveling. After the death of Plato, he felt free, he felt liberty, he started traveling. The purpose of travel was to observe and study different political systems. इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। द पर्पज ऑफ दिस ट्रैवल वाज टू ऑब्जर्व एंड स्टडी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। He also went to his home in Macedonia. वो मैसिडोनिया भी गया, where he became the teacher of Alexander the Great. सुना हुआ अलेक्जेंडर का नाम? क्या कहते हैं, सिकंदर आजम कहते हैं उसको। yes. So he, Alexander was a toddler at that time. वो छोटा बच्चा था और उसको बचपन से, आप जिसको ABC कहते हैं, he taught him when he was a young guy. सिकंदर आजम। Later on, Aristotle returned to Athens. Later on, Aristotle returned to Athens, where he established his own institution, which is called Lyceum. Which is called Lyceum. आप सुनोगे अमेरिकन लाइसियम? मुझे नहीं पता कराची में होते हैं नहीं होते, बट लाहौर लाइसियम होते हैं, अमेरिकन लाइसियम। तो ये लाइसियम की वर्ड जो है, ये पहला इंस्टीट्यूशन था उसका। सर कराची में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्कूल भी है, यहाँ स्कूल ही है वैसे लाइसियम, तलागंग में भी है। गुड, ओके, लेस्टर फोर है, लेस्टर फोर हो जाएगा। हाँ लाइसियम। अच्छा खैर, लाइसियम है जी लाहौर में, तो लाहौर लाइसियम है और अमेरिकन लाइसियम है, ब्रिटिश लाइसियम भी है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। खैर, इन लाइसियम Aristotle spent most of his life reading, writing, and teaching. In Lyceum, Aristotle spent most of his life teaching, reading, and writing. Just before his death, he returned to Macedonia. मौत से कुछ पहले, कुछ साल पहले वो वापस आ गया था मैसिडोनिया में, वहीं पे उसकी डेथ हुई मैसिडोनिया में। Anyhow, Aristotle's most important work
Aristotle's most important work is called Polis, which is translated as the politics as well as the state. इसका तर्जुमा स्टेट भी किया जाता है और इसकी ट्रांसलेशन पॉलिटिक्स के नाम से भी की जाती है. That is the most important. It's not the only book that he wrote, but this is the most important book that he wrote. Is it clear, ji? Is it okay? जी फायदा पुलिस पुलिस ना लिखिएगा, बाकी है. लेट्स सी द क्वेश्चन किस तरह से आता है. यहां पे अरिस्टोटल पे व्हाट इज इट्स द नेम ऑफ द बुक. Polis meaning state or politics. Politics or state. Okay. Now, इस पे सवाल किस तरह से आ सकते हैं जी. Mostly the question on Aristotle is about his concept of state. पता था मुझे, इसीलिए मैंने कहा पुलिस ना लिखे. देखा किसी बच्चे ने लिखा था पुलिस. No, Harim, not. Poetics was not. मैं political philosophy की बात करूं. Poetics was not related to political philosophy, by the way. It was different. It was a general philosophy. Politics में सबसे important, obviously, इसको हम बात करें. Now, इसमें जो सवाल आता है जी, it is about the state and the classification of state. State and his classification of state. लेस लाइकली, बट एक जुमला बोला जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, और इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर करेंगे एट द एंड. और मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली पढ़ाऊंगा. और उसने जो एक जुमला बोला जाता है, दैट अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. फेम ये लिखे, मैं दोबारा बताता हूं उसको. अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है दैट वो उसका सबसे पॉपुलर वेल नोन स्टूडेंट था, लेकिन नाफरमानबरदार था. नाफरमानबरदार से मतलब ये है कि क्रिटिक था. एग्जैक्टली आयशा, ही वाज द क्रिटिक ऑफ प्लेटो. पहला सवाल मैंने कहा जो आसान यूजुअली सवाल आता है, उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. जो दूसरा सवाल है, ही इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इज इट क्लियर जी? मुझे पता है आप लोगों की 5:30 पे क्लास होती है. इज इट क्लियर? यस. आप भी अनग्रेटफुल स्टूडेंट हैं. गुड. थैंक यू उमर फॉर वेरी इंटरेस्टिंग कोट. थैंक यू. ओके जी, बस आपको मैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा. सेकंड क्वेश्चन की लॉजिक बेसिकली ये कि सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था. प्लेटो के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बट उनमें सबसे बड़ा नाम अरिस्टोटल का ही है. लेकिन अरिस्टोटल सबसे मशहूर शागिर्द तो था, लेकिन मसला ये था कि उसने प्लेटो की थ्योरी को माना नहीं. ही एक्चुअली वाज क्रिटिकल ऑफ प्लेटोज थ्योरी. अच्छा, एक और जुमला बता दूं जी थोड़ा सा. आप शायद जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर अरिस्टोटल है. ही इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो मेरे सब्जेक्ट का जो उस्ताद है बेसिकली वो अरिस्टोटल है. इज इट क्लियर? बल्कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बाबा ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली कह सकते हैं. इसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है, और अगर नंबर आए तो इसकी वजह से नंबर आएंगे, नहीं आए तो इसकी वजह से नहीं आएंगे. ओके जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड सी यू इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्लास में हम अरिस्टोटल को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.